अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। मतलब दोस्तों जो है किसी स्थान पर अगर थोड़े समय तक मतलब जो है 1 दिन हो या 1 सप्ताह हो, वायुमंडल की जो दशा बनी होती है, जैसी स्थिति होती है उसी को मौसम कहा जाता है। पर जलवायु में क्या होता है, जलवायु में लंबे समय तक होता है, दिन-विन नहीं होते क्योंकि महीने के हिसाब चलता है। तो जलवायु मतलब किसी भी स्थान पर लंबे समय तक जो है जो प्रक्रिया बनी रहती है उसे जलवायु कहते हैं और मौसम क्या होता है किसी भी स्थान पर हफ्ते 1 दिन में जो स्थिति बनी होती है उसे मौसम कहा जाता है। तुमसे मौसम की परिभाषा नहीं पूछेंगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा। दोस्तों भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में प्रारंभ की गई थी, तब इसका मुख्यालय शिमला में था। मतलब सबसे पहले भारत में मौसम की जानकारी के लिए एक कार्यालय बनाया गया था और उसका मुख्यालय बनाया गया था शिमला में, आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे में लाया गया और दोस्तों अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। मतलब दोस्तों जो ये मौसम विभाग है ना आपका, ये दोस्तों पुणे में थे, पहले शिमला में था। जब प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 चल रहा था तो इसको पुणे में लाया गया था और इसी पुणे से ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है मौसम से संबंधित मानचित्र प्रकाशित होते हैं कि हाँ मौसम कैसा रहेगा, तो दोस्तों मानचित्र पुणे से प्रकाशित होते हैं। दोस्तों भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक। अच्छा हमारे भारत में जलवायु मतलब जो मौसम है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसको प्रभावित कौन से 2 कारक करते हैं। तो पहला कारक आपको याद रखना है दोस्तों उत्तर में हिमालय पर्वत। पता होगा हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। अगर मैं कह दूं हिमालय पर्वत ना होता तो हम लोग जैसे जहां भी रह रहे हैं इस समय यहाँ बर्फ गिर रही होती, यहाँ पर ठंडी होती, माइनस का टेम्परेचर होता। लेकिन हिमालय पर्वत के होने से क्या होता है दोस्तों, मानसून जो आता है वो हिमालय पर्वत से टकरा के वापस चला जाता है। पता होगा मंगोलिया, साइबेरिया इन सब में कितनी बर्फ पड़ती है और आज भी हमारे यहाँ बर्फ ही पड़ रही होती है। तो हिमालय के होने से दोस्तों बर्फ जैसा जो मानसून, ठंडा मानसून है वो प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों उत्तर में हिमालय पर्वत की बात की जाए दोस्तों, इसकी उपस्थिति कारण मध्य एशिया में आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आती। मैंने कहा नहीं, जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं चलती अगर वो आ जाती भारत के अंदर, अगर हिमालय ना होता तो दोस्तों यहाँ का मौसम बहुत ही जबरदस्त होता, शिमला बन जाता, बर्फ गिरती रहती पूरे। इसको रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उत्तर में भारत के हिमालय पर्वत है, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो जो मध्य एशिया में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, वो हवाएं दोस्तों भारत में प्रवेश कर जाती और वो हवाएं क्या करती दोस्तों, मानसून को ठंडा कर देती हैं। मतलब कहा जाए दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों 6 से 8 महीने तक दोस्तों बर्फ का मौसम होता। मतलब हम लोग जहाँ खड़े हैं इतनी समय हो सकता है यहाँ पर बर्फ गिर रही होती। तो इस बात को ध्यान रखना, उत्तर आपका ये उत्तर में हिमालय पर्वत होने से ठंडी मानसून भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मौसम नॉर्मल बना रहता है। आपको ध्यान रखना टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। पहला कारण ये है, मतलब जो ये हिमालय ना ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसकी वजह से मानसून दोस्तों परिवर्तन होता है। मतलब मानसून सामान्य बना रहता है, ना कि ठंडी पड़ती है। दूसरा है दोस्तों दक्षिण में हिंद महासागर, दोस्तों महासागर का भी प्रभाव भारत की मानसून में है, समझिएगा। दोस्तों इसकी उपस्थिति से भूमध्य रेखा की समरूपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारे जो भारत है उसके दक्षिण में पता होगा आपको जो है आपका भूमध्य सागर है। दोस्तों उस भूमध्य सागर से जो जलवायु उठती है वो दोस्तों भारत में तो प्रवेश करती है, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आता है दोस्तों, भूमध्य सागर के आसपास से उठता है दोस्तों। मतलब ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, इससे भी भारत की जलवायु दोस्तों प्रभाव पड़ता है। तो अगर पूछा जाए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक का नाम बताओ, तो आपको बताना है पहला कारक है उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में भूमध्य सागर, बस इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मानसूनी पनों द्वारा समय समय पर अपनी पूर्णता बदल जाती है। दोस्तों जो बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 जो है ऋतुएं पाई जाती है। तो आसान भाषा में कहा जाए भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली ऋतु का नाम है दोस्तों शीत ऋतु, जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलता है। तो आपको याद रखना जो बीत गया हम लोग उसको बता चुके हैं।
दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना। तो दोस्तों ये 16 मार्च से 15 जून तक चलेगा। अभी तो हम लोग इसी में जी रहे हैं ना, 15 जून तक हम लोग इसी में रहेंगे। फिर दोस्तों 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा। देखिएगा अभी जून के बाद देखते नहीं वर्षा होती खूब सारी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वर्षा का महीना होता है। गेहूं वहूं लगते हैं इसमें, तब लगते हैं, पता नहीं क्या लगते होंगे फिलहाल। तो आपको ध्यान रखना है वर्षा का ऋतु होता है। और सारा ठंडी का महीना कब से कब तक, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो एकदम ठंडी पड़ती भारत के अंदर जबरदस्त। तो तुमसे पूछा जाए भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती, 4 प्रकार की, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। उसे ग्रीष्म कब से है, तो दोस्तों दिसंबर से मार्च के बीच में है। और पूछे कि शीत कब है, दिसंबर से मार्च। ग्रीष्म कब है, मार्च से दोस्तों जून। और वर्षा कब है, जून सितंबर। और शरद कब है, सितंबर दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिखा होगा, ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती हैं और मानसून पवनों के आगमन व प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब को इनको पर्याप्त रूप से तय करती हैं। मतलब दोस्तों कोई ऐसा नहीं कि आपसे बोल दिया कि अब 15 जून को ही जो है बरसात होनी चालू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक अनुमान के तहत रह गया, इतने के बीच दोस्तों ठंडी होती है, गर्मी होती है और बारिश होती है। अब कदम 15 जून को बारिश नहीं हुई, कभी कभी 120 जून तक बारिश नहीं होती है, हो सकता जुलाई में हो। तो मतलब एक अनुमान बताएगी डेटों की, चलेगा। अब आपको थोड़ा ध्यान देना, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यही से आते हैं जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। परीक्षाओं में कई बार, अभी भी कई सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार और परीक्षाओं में आ रहे हैं, आपको याद कर लेना है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उत्तर भारत में मैदानी भागों में ठंडी के महीनों वर्षा होती है और ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। बहुत परीक्षाओं में आता है कि दिल्ली में ठंडी के महीनों में वर्षा क्यों होती है। दोस्तों उत्तर भारत में ठंडी के महीनों में वर्षा क्यों होती है, दोस्तों इसकी वजह होती है पश्चिमी विक्षोभ। आपको ध्यान रखना है। और ये पश्चिमी विक्षोभ, इसको हम लोग जो है दोस्तों जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना भूमध्य सागर से उठ के आता है। दोस्तों भूमध्य सागर से उठकर, आपको ध्यान रखना है ये कहां पर, दोस्तों भूमध्य सागर से उठकर आपको ध्यान रखना भारत की ओर उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है और ठंडी के महीनों वर्षा करता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि दोस्तों ठंडी के महीनों में दोस्तों दिल्ली या उत्तर भारत वर्षा क्यों होती है, तो आप कहोगे पश्चिमी विक्षोभ कारण। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ आता कहां से है दोस्तों, ये आता है भूमध्य सागर से। अरे भूमध्य सागर पता है कि नहीं कहां पर है, अरे भूमध्य सागर वहीं पर है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और तुर्की के पास है। साइप्रस नामक नगर बसा हुआ इसी पर, जिसकी राजधानी निकोसिया है। भूमध्य दोस्तों उठ के यहाँ भारत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, समझ लीजिएगा, क्योंकि यही दोस्तों ठंडी के महीनों वर्षा होती और पश्चिमी विक्षोभ इसी से उठकर आता है। तो याद रखना कि महीनों की वर्षा को मावट कहा जाता है। परीक्षाओं में आता दोस्तों जो ठंडी के महीनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो वर्षा होती है, इसे राजस्थान में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मावट के नाम जानते, हाईलाइट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जाड़े के दिनों मतलब जनवरी फरवरी में। दोस्तों जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर दोस्तों लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होती है। सीधे परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। तमिलनाडु में ठंडी के महीनों वर्षा क्यों होती है, तो आपको बताना लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। या पूछा जाएगा कोरोमंडल तट पर ठंडी के महीनों वर्षा क्यों होती है, तब भी आप नहीं कहेंगे लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। दोस्तों होता क्या है, बंगाल की खाड़ी से दोस्तों मेघालय के पास दोस्तों मानसून उठता है और नीचे दक्षिण भारत तक आता है। फिर दोस्तों वो वापस जाता है, जब वो वापस जाता है ना तो वो दोस्तों जो है तमिलनाडु के ठंडी के महीनों दोस्तों वहां वर्षा करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिएगा एक वर्षा होती है उत्तर भारत में ठंडी के महीनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, एक वर्षा होती है कोरोमंडल या तमिलनाडु के तट पर जो दोस्तों लौटते या उत्तर पूर्वी मानसून। बस इतना रट्टा मारो, यही क्वेश्चन परीक्षाओं में तुमको हर बार आएगा और आपको बस याद होना चाहिए, हमको लगाना है आंसर, चलेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों ग्रीष्म की बात करते हैं, ठंडी तो निपट गई ना। दोस्तों गर्मी के महीनों में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे दोस्तों गरज के साथ बरसात। सुनते हो ना कि कभी तो देखते हो कि आप लोग दोस्तों गर्मी के महीनों में
गरज भी हो रहा है, बादल भी बरस रहा है और दोस्तों वर्षा भी चल रही है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, असम और बंगाल दोस्तों ऐसी घटनाएं होती हैं। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। हाईलाइट करिएगा दोस्तों, गर्मी के महीनों में दोस्तों जो तीव्र आर्द्र वर्षाएं होती हैं दोस्तों, इनको पूर्वी भारत में नार्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी, जो जिस समय आप लोग जून की बात करें, खूब तेज जो है बादल वाले गरजते हैं, खूब तेज वर्षा होती, खतरनाक वाली वर्षा, उसी की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रख, तुमसे पूछेगा कि दोस्तों गर्मी के महीनों दोस्तों जो वर्षा होती है उसको पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, तो नार्वेस्टर। बंगाल में इस वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं काफी वर्षा कहा जाता है। मतलब ये काफी वाफी को प्रभावित करता है, उससे फायदा मिलता है। तो पूछा जाता है, तो हाईलाइट कर लीजिएगा कि दोस्तों गर्मी के महीनों में दोस्तों जो तीव्र आर्द्र हवाओं द्वारा वर्षा होती है इसे पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और दोस्तों काफी भी कहा जाता है कर्नाटक में इस वर्षा को। दोस्तों उसके साथ साथ आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में, दक्षिण में भारत में जो है आम्र वर्षा है, मतलब केरल, जैसे अभी आम का महीना चालू हो गया है तो आपको जानकारी होगी कि मई जून तक आम अपने अच्छे जो है कह सकते हो आकार में आ जाएगा। दोस्तों फिर वहां पर जो वर्षा होती है उस जो आम को भाई पानी की आवश्यकता हो, अच्छा आकार हो जाए और बढ़िया आम हो जाए। दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये जो है मानसून जो होता है ना जून वाला, ये प्रभावित करता है आम की फसल को। दोस्तों इसीलिए केरल में इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षाओं में दोस्तों आता है कि आम्र वर्षा दोस्तों कहाँ होती है, दोस्तों केरल में, और दोस्तों ये गर्मी के महीनों में होती है, इसको भी हाईलाइट करिएगा। तो काल बैसाखी पूछे, नार्वेस्टर पूछे, काफी या चेरी ब्लॉसम पूछे या आम्र वर्षा पूछे, सभी दोस्तों गर्मी के महीनों में होती है। बस स्थान हर जगह पे इसका नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ गए होंगे आप लोग, चलेगा। तो उसके बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी के महीनों में ऐसी घटनाएं आपके साथ जरूर ही होंगी, बताते हैं, पहले पढ़ लिया जाए। दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में, मतलब शुष्क है, गर्मी दोस्तों महीनों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को लू कहा जाता है। जैसे अब तो सब लोग शहर में रहने लगे दोस्तों, पहले अगर आप देखो कहीं कहीं गाँव बहुत बड़ा गाँव है जहाँ पे बुल पेड़ है और वो माटी वो वाली है, बालू वाली है, वहां दोस्तों चलती लू बहुत खतरनाक। जून जुलाई जून के आसपास, मई से जून के आसपास की जबरदस्त गर्मी पड़ती है कि खतरनाक हवा चलती है, उसका नाम है लू। वैसे उत्तर भारत में सब लोग जानते होंगे, वैसे हम लोग यहाँ तो उत्तर प्रदेश में लू ही बोलते हैं और काफी प्रभावित करती है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी लापरवाही करें, अगर आप जो है तो उसमें आप बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। उसमें जो गर्मी और हवा दोनों ही दोस्तों जो है टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो अधिकतर दोस्तों जो घर भर में रहते हैं बच्चे बच्चे, उनको जो है जेल जो है कह सकते हो घर के अंदर बंद रखा जाता है। और इस लू के महीने में दोस्तों गर्मी में बच्चों को बाहर नहीं जो है निकले दिया जाता है और उनको सुला नहा धो के सुला उला के बढ़िया काजल लगा के आराम करा जाता है। बड़े ही लोग निकलते वो भी सुबह और शाम। तो हमारे दोस्तों उत्तर भारत में एक खतरनाक हवा चलती है, इसका नाम है लू। और पूछा जाता है कि दोस्तों उत्तर भारत में चलने वाली हवा का नाम जो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित करती है उसका नाम है दोस्तों लू। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करिएगा, परीक्षाओं में आ चुकी है। दोस्तों वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के उष्ण दाब क्षेत्र बन जाते हैं जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय दोस्तों उत्तरी एवं उष्ण अवितरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों आपको विषुवत रेखी पछुआ पवने और दोस्तों दक्षिण में दोस्तों बात करते हैं दक्षिण की गोलार्ध दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवने विषुवत रेखा को पार करके दोस्तों फेरल के नियम संकर करती हैं और दोस्तों भारत से प्रभावित होने लगती हैं। तो जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आसान भाषा में एक बात बता देते हैं आपको पता दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आता है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों भारत के जो है केरल तक से प्रवेश करता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून आपको ध्यान रखना बनता कहाँ से है दोस्तों, पता होगा आपको, हमारे भारत के दक्षिण में एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। दोस्तों विषुवत या भूमध्य रेखा दोस्तों वहीं से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक नियम आता है, उस नियम को कहते हैं दोस्तों फेरल का नियम। दोस्तों फेरल के नियम से दोस्तों वहां पर एक वर्षा का माहौल बनता है इसी भूमध्य रेखा के पास से। और दोस्तों जब वर्षा का वो माहौल बन जाता है दोस्तों वही वर्षा का माहौल दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम तट से प्रवेश करता है। और दोस्तों उसी दक्षिण पश्चिम तट से प्रवेश करने से उसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम जानते हैं।
जो भारत में सर्वाधिक वर्षा कराता है और यही सबसे ज्यादा भारत में वर्षा का जिम्मेदार होता है। तुमको बस इतना याद रख लेना है कि दोस्तों भूमध्य रेखा के पास से फेरल नियम के अनुसार दोस्तों जो है मौसम बनता है और दोस्तों वो मौसम दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम तट से प्रवेश करता है और भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने में जिम्मेदार होता है। बस इतनी परिभाषा याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं पढ़नी है, चलेगा। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में लगभग 80% वर्षा कराता है। मतलब अगर ये मानसून न बने, सूखा पड़ जाए भारत में, तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार कौन सा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो दोस्तों विषुवत रेखा से पछुआ पवने या दोस्तों दक्षिण गोलार्ध के रूप में दोस्तों जो है केरल नियम के अनुसार उत्पन्न होती है और दोस्तों भारत के केरल या दक्षिण पश्चिम तट से प्रवेश करती हैं और भारत में सर्वाधिक 80% वर्षा कराती हैं। ये बात आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर आगे समझिएगा। दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय आकांक्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में बांटा गया। अब दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून को भी 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि दोस्तों भारत का जो निचला क्षेत्र वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो इसको 2 भागों में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अरब सागर की शाखा से उठने वाला मानसून और एक पढ़ना है बंगाल की खाड़ी से। अरे अरब सागर तो पता होगा ना भारत के पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों ये आपका पूरब में है। दोस्तों ये दोनों जो है वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, बस दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक जो है अरब सागर से उठेगी, एक बंगाल की खाड़ी से उठेगी, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। दोस्तों बात करते हैं, अब थोड़ा समझिएगा, आपको समझना बहुत जरूरी है। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। तो भैया याद कर लो कि दोस्तों अरब सागर, लेकिन ये ध्यान रखें ये जो अरब सागर की शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, हम बात दक्षिण पश्चिम मानसून भी कर रहे हैं, बस 2 भागों में अलग अलग जगह से उठती है। पहले दोस्तों अरब सागर की बात कर रहे हैं। दोस्तों अरब सागर का शाखा का जो मानसून सबसे पहले दोस्तों भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। पता नहीं आप लोगों को केरल राज्य में प्रवेश करता है और दोस्तों कब? जून के पहले सप्ताह में। और यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों दोस्तों वर्षा करता है। इसे मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। अब आसान भाषा में एक बात कह सकते हैं, आपको पता होगा पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिण भारत तक। कहाँ तक दोस्तों? केरल तक। केरल से लेकर दोस्तों कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात थोड़ा बहुत बचा है दोस्तों। ये सब मतलब भारत के जो पश्चिमी तट है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। जब दोस्तों अरब सागर से मानसून उठता है गर्मियों के महीनों में, तो दोस्तों सबसे पहले जून के महीने में आता है और दोस्तों ये क्या करता है, जैसे ही केरल में प्रवेश करेगा ना दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत टकरा जाता है और दोस्तों जैसे ही टकराएगा तो सबसे पहले केरल में वर्षा करता है। पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब की सागर की शाखा से कहां पर वर्षा होती है? केरल में। बता बहुत मतलब जैसे अभी तो वर्षा चालू नहीं हो रही, सब लोग जो है सब किसान जो है जून के महीनों में इंतजार करते हैं वर्षा होने वाली, हमारे को फायदा मिल जाए। दोस्तों न्यूज देखते रहते हैं, तो न्यूज अगर जो मौसम बन जाता है और मानसून आता है तो बताते हैं कि दोस्तों भारत में मानसून आ चुका है, केरल में दोस्तों वर्षा चालू हो गई। अब दोस्तों केरल से बढ़ते हुए कर्नाटक जाएगी, तमिलनाडु जाएगी, फिर उत्तर भारत तक पहुंचती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले दोस्तों वर्षा केरल में दोस्तों होती है और दोस्तों जब पश्चिमी घाट टकराती है तो इसी घटना को दोस्तों क्या कहते हैं? मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है, मानसून का फटना कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, तो कम से कम आपको याद कर लेना चलेगा जी। बात दोस्तों करा जाए अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट तो आपकी परीक्षाओं फंसेगा ही फंसेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां दोस्तों पता है ना भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है ये सब दोस्तों। गारो, खासी, जैंतिया की दोस्तों पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, इस बात को ध्यान रखना। जो बंगाल की खाड़ी जो हवाएं आती दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी दोस्तों आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके दोस्तों कारण मासिन राम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, समझिएगा। अच्छा वर्षा कहाँ हो भाई? बंगाल की खाड़ी से मानसून बना, मानसून प्रवेश कर गया कहा? मेघालय में। और दोस्तों मेघालय में जैसे ही बादल बन के गए और जो ये गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं और वहां पे जाके दोस्तों बादल फंस जाते हैं। अब दोस्तों जो बादल पानी भरे हुए हैं दोस्तों वहीं जाकर फट जाते हैं,
जिससे दोस्तों मासिनराम में दुनिया में सर्वाधिक वर्षा का स्थान बन गया है। भाई बादल बन के जा रहे हैं, अगर तुम उनको रोक लोगे आगे ना दोस्तों, वहीं पर सारा पानी जो है जो जो उन्होंने समेटा रखा है वो छोड़ देंगे। और इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी दोस्तों मानसून बनकर जाते हैं, बादल बन के जाते हैं दोस्तों, वो गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियों दोस्तों फंस जाते हैं। और दोस्तों वहीं पर एक स्थान है मासिनराम, और दोस्तों मासिनराम में जो है सर्वाधिक वर्षा इसीलिए होती है दोस्तों कि दोस्तों सारे बादल वहीं पर जाके फट जाते हैं। तो आपको याद रखना है, परीक्षाओं में आता है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो दोस्तों, मासिनराम मेघालय में। और क्यों होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं जो गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियों में दोस्तों फंस जाती है, मतलब बादल जो फंस जाते हैं और दोस्तों फंस गए तो सारा पानी यहीं पर दोस्तों छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी शाखा है। तो पहली शाखा दोस्तों अरब सागर डूबती है और दूसरी बंगाल खाड़ी, दोनों शाखाएं दक्षिण पश्चिम मानसून का ही हिस्सा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, थोड़ा और बचा मानसून आधा पन्ना, आधा नहीं कुछ नहीं, एल नीनो के बारे में पढ़ना, तो एल नीनो के बारे में कुछ खास नहीं, 2-3 लाइनें याद करनी, बाकी छोड़ देना है। भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे कल, मैं पता होगा मैं देश की मिट्टी सोना उगलती है और उगले